पूरे 4,000 रुपये महीने के देती हूँ मैं तुम्हें। पैसे बचाने के बजाय तुम मजीद मुझसे उल्टा डिमांड कर रही हो कि मैं तुम्हें और दूँ पैसे। तुम्हें मालूम है एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की तनख्वाह कितनी होती होगी? अगर तुम्हारे अब्बा मरहूम की पेंशन ना आती ना तो हमारे घर में तो फाके पड़ जाते। तुम समझती नहीं हो इस बात को बिल्कुल भी। मम्मी प्लीज, इतने से पैसों में ढंग के कपड़े तक नहीं आते और आप मुझे कह रहे हैं कि बचत करूं? हद। आप शुक्रिया अदा करें शहजाद अंकल का, जिन्होंने इतना बड़ा पोर्शन हमें सबने फ्री में दिया हुआ है 12,000 में। मगर अम्मी आपको नहीं लगता उनके बीवी बच्चों को हम पसंद नहीं है? और आंटी के माथे पर तो हमेशा तेवरियां चढ़ी रहती हैं और आपको तो स्पेशली ऐसे घूरती है जैसे आप उनके सौकन हो। क्या हो गया? वो फरा कहाँ है? उसको बुलाओ जरा। रोज एक कप चाय तो पिला दो मुझे, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। बैठे रहो चुप करके, हर वक्त चाय चाहिए तुम्हें। की बात है। वो मुझे नया मोबाइल चाहिए, ये बार बार हैंग हो जाता है। 70,000 का आएगा। जी अब्बू, और मुझे भी ना कॉलेज की फीस चाहिए। रोज आप आजकल करते रहते हैं। देखो बेटा, मैं तो तुम्हारी फीस बाकायदा तौर पर हर साल भर रहा हूँ। तुम भी तो कभी पास हो जाओ। 4 साल से इंटर में ही फेल होती चली जा रही हो। अब्बू, हर बार आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है तो मैं क्या करूं? ये पैसे क्या दरख्तों पर लगे हुए हैं जो मैं तोड़ तोड़ के लाके और तुम्हारी जो ये उल्टी सीधी ख्वाहिशें पूरी करूंगा? जवान बेटा है, 70,000 का मोबाइल ही तो मांग रहा है। बेटे की ख्वाहिश के आगे 70,000 रुपए की क्या वैल्यू है? अगर उस बेवा को तुमने 12,000 में घर ना दिया होता ना तो 50,000 रुपए किराया आता उस मकान का। मगर नहीं, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है ना उससे। रोज मजलूम बेवा के बारे में तुम ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे वो 2 जवान बेटियों की माँ है और तुम भी तो बेटी वाली हो। तुम्हें तो उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ उल्टी सीधी बकवास करो। वैसे उस बेवा के लिए सारी हमदर्दियां आपके सीने में क्यों मर रही हैं? मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लगता है। इकरा, ये क्या बकवास? ये बड़ों के साथ इस तरह से बात की जाती? अरे कुछ अदब अदा भी सिखा देती बेटी को। ठीक कह रही है मेरी प्यारी भांजी, दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी हंडिया ही काली हो गई। ये हमारे दूल्हा भाई, दूल्हा भाई बोलते हुए शर्म आती है इनको। आपके शोहरे नामदार मिस्टर शहजाद साहब शादी कर ली है इन्होंने किराएदार से। क्या? मुनव्वर, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? जो मुंह में तुम्हारे आता है बस बके चले जाते हो। सबूत है मेरे पास, मेरे 2 नंबर दूल्हा भाई। ये देखें, ये रहा इनका निकाहनामे की कॉपी। और मैं उस मौलाना से भी मिलके आया हूँ, हुजूरी पार्क पे रहता है मौलाना जान आलम। निकाहनामे की कॉपी नहीं दे रहा था वो। बाजी तुम्हारे सर की कसम, अगर नहीं देता ना तो जान निकाल देता मैं उसकी। क्या बेहूदगी है ये? क्या हो गया? ये डायन की चिंगान मार रही है। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। धोखा दिया तुमने मुझे। मेरी सौगंध को किराएदार बनाकर मेरे सर पर ला बिठाया। बेटियों को हर्राफा समझती थी, माँ तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकली। बाजी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये सच है? अच्छा, तो शहजाद अंकल की मेहरबानियों की असल वजह ये थी। मगर मुझे नहीं लगता कि अम्मी ने कुछ गलत किया है। निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं है। और आप तो जानती हैं ना अम्मी हमारे बारे में कितनी परेशान रहती हैं। आप खुद सोचें, अब कल को तो हमारी शादी हो जाएगी, अम्मी तो अकेली रह जाएंगी ना। मेरे लिहाज से तो अच्छा ही हुआ, कम से कम उनका बुढ़ापा तो सिक्योर हो गया। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, निकाह किया है। अरे अम्मी क्या कर रही हैं आप? कुछ हो जाएगा उन्हें। ठीक कर रही हैं अम्मी, बिल्कुल। ऐसे शख्स को तो मार देना चाहिए। अगर अम्मी मेरा शौहर ऐसा करता ना मेरे साथ, मैं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिला देती। और इसके टुकड़े तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रोज कम उम्र रखो अपने आप को। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बेहुदगी की वजह से मैंने दूसरी शादी की है। तलाक दोगे तुम अभी के अभी उस किराएदार को? हाँ, तलाक दो। नहीं, मैं उसे तो तलाक नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह तुम और तुम्हारे भाई ने मिलकर अपने बच्चों के साथ जो तुमने बेहुदगी की है, मैं तुम्हारे साथ भी ज्यादा देर नहीं रह सकता।
मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हटो मेरे रास्ते से, बकवास बंद करो। देखो उसकी जुर्रत। हाँ दे दे मुझे तलाक, जान से मार दे मुझे। शादी, और वो भी यूं अचानक? देखो फौजिया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम ये मत भूलो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और फिर हमारा ये मुआशरा क्या कहेगा? जब मुझे औरत होके इस माशरे की परवाह नहीं, तो तुम मर्द होके क्यों परवाह करते हो? और मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वैसे भी कोई रुकावट नहीं, तुम्हारे वालिद तो अब रहे नहीं, कारोबार तुम्हारा, घर के सरबराह तुम हो, तुम्हें जल्दी कोई फैसला लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, अभी तो मैं चलता हूँ, तुम्हें मैं रात में फोन करूँगा। ओए, कौन है तू? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? काशिफ, ये क्या कर रहे हो? बस ये मुझसे मिलने आया था, छोड़ो उसे, हटो। पहले तेरी माँ ने यहाँ नकब लगाई और अब तू ये सब करने लगी है यहाँ पे। अम्मी, अम्मी देखें, देखें यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है इसने। इस दोनों माँ बेटियों ने इस घर में बदनाम करके रख दिया हमें। अम्मी देखें, यहाँ पे अपने यारों को भी बुलाने लगी है ये दोनों माँ बेटियां ना हमें बदनाम करके रखेंगी। अम्मी कल को हमारे घर पे कोई रिश्ता लेने भी नहीं आएगा हमारी बहन का। या अल्लाह, यही दिन देखना बाकी रह गया था। यही तो करतूत इन लोगों के। क्यों शोर मचा रहे हैं भैया आप लोग? तमाशा क्यों लगा रखा है यहाँ पर? और वसीम भाई को हमने ही बुलाया है, रिश्तेदार है हमारे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन यहाँ पर किसका रिश्तेदार है, नहीं है। और सुनो, तुम्हें मैंने मना किया कि यहाँ पर मत आना आइंदा, और तुम फिर यहाँ पर चले आए मेरे घर पर। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा। जाओ यहाँ से। तुम सब लोग भी जाओ अपने ऊपर, चलो। चले आप ही। रिश्ते वाली बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप लोग माशाल्लाह जितने नफीस हैं उतने ही शरीफ भी। और हमने आपकी बेटी सारा की तस्वीर देखी है। माशाल्लाह से हमें अपने बेटे अकबर के लिए जैसी दुल्हन चाहिए बिल्कुल वैसी है सारा। ये मेरा बेटा है हुमायूं, इसकी बीवी भी माशाल्लाह बहुत बाअदब और समझदार लड़की है। उम्मीद है दोनों बहनें बन के रहेंगी। बिस्मिल्लाह कीजिए ताकि हम मिलकर कोई तारीख तय कर लें शादी की। हाँ अंकल, मगर उससे पहले अकबर जो है वो सारा से बात करना चाहता है। अगर उनके दरमियान वीडियो चैट पे बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है? जब बड़ों में बात हो गई तो बस बच्चे बात करके क्या करेंगे? देखिए, मैं भी यही कह रहा हूँ मगर भाई अब ज़माना बदल गया है और हमें चाहिए कि हम ज़माने के साथ चलें। मेरा ख्याल है कि उसे बात कर लेने दें। मुझे नहीं लगता कि उसे सारा नहीं पसंद आएगी, उसे सारा पसंद आएगी। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है। अबू। हाँ, क्या बात है, बोलो। अगर आपको इस औरत और इसके बच्चों से फुर्सत मिल गई हो तो आ जाएं। अम्मी बुला रही हैं आपको, कह रही हैं खड़े पांव आ जाएं वरना चिमटा उठा रही है उन्होंने। क्या तुम देख रहे हो कि सारा की शादी की बात हो रही है? मेहमान है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं तो कह रही थी आप डॉक्टर के चले जाते। नहीं समीरा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, दवाई ले। मेरा बेटा देखो दवाई ले आया। चाय भी ले आती ना साथ में। अभी लाती हूँ, बस दवाई दे दूँ। कब से बोल रही हूँ डॉक्टर को चेकअप करवा लो, सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे बस यही मेरी डॉक्टर है, देखो कितना ख्याल करती है मेरा। तुम यहाँ क्यों? फौजिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा इस खबीज शख्स को लेकर यहाँ मत आना, तुम फिर इसे यहाँ लेकर आ गई हो। आप मुझे मना करने वाले होते कौन है? आप मेरे कोई बाप नहीं, सिर्फ मेरी माँ के शौहर हैं। फौजिया, जबान संभाल के बात करो अपनी। तुमको मना किया था ना, ये तो एक आवारा लड़का है, पहले से शादीशुदा है, इससे दूर रहो। और आपने जो इनसे शादी की है, ये भी तो दो बच्चों के बाप हैं। जब आप शादी कर सकती हैं तो फिर मेरी शादी पे एतराज कैसा? फौजिया, आप भी शादी? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? वही जो तुमने सुना, हम दोनों ने शादी कर ली है। समीरा, ये सब क्या है? तुम
जानती भी हो कि इस शख्स की वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी। बदनामी? मगर ये अब भी सिर्फ तुम्हारी किराएदार है। खबरदार, खबरदार, इससे आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? अरे तुमसे तो अच्छा मैं हूं, तो मैंने फौजिया को अपना नाम तो दिया है। अफसोस होता है मुझे तुम पर। चलो फौजिया। शक्ल भी नहीं दिखाना तुम लोग अपनी। अंकल आप ठीक है ना? कहाँ जा रहे हैं आप? तो बैठ जाए। मैं बहुत पहले ही ऊपर आ चुका हूं, अब मुझे नीचे जाना होगा। तो फिक्र ना करो, मुझे नीचे जाना होगा। अगर आपको इस औरत और इसके बच्चों से फुर्सत मिल गई हो तो आ जाएं। अम्मी बुला रही हैं आपको, कह रही हैं खड़े पांव आ जाएं वरना चिमटा उठा रही है उन्होंने। ये हमारे दूल्हा भाई, दूल्हा भाई बोलते हुए शर्म आती है इनको। आपके शोहरे नामदार मिस्टर शहजाद साहब शादी कर ली है इन्होंने किराएदार से। सारा, सारा बेटी, इकरा बेटे, काशिफ, अम्मी मना लिया हमने अब्बू का शौक, और आज टीजा भी ख़त्म हो गया। पहली फुर्सत में उस औरत और उसकी बेटियों को यहाँ से चलता करें आप। और क्या, लोग तो उन्हें हमारा किराएदार ही समझते हैं। ये लोग जाएंगे तो दूसरे किराएदार आ जाएंगे। और मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि इस बार 75,000 में जाएगा किराए पे। पूरे मोहल्ले को मालूम है कि दूल्हा भाई ने मरने से पहले समीना से शादी की थी। अगर हम कोई कदम उठाते हैं, उसे घर से बाहर निकालते हैं, तो हमारी बहुत बदनामी होगी, जग हंसाई होगी। मुर्दे को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, अगर दिल चाहता दिन रात गालियां दूं, क्या अजाब हमारे सर पर डालकर चला गया। क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें क्या? अरे बाजी, मेरा ये मतलब नहीं है। जो भी कुछ करना है तरीके से करो। और समीना दूल्हा भाई की कानूनी तौर पे बीवी है, और उसका कानून के मुताबिक उनकी जायदाद में 1/8 हिस्सा बनता है। देखो, दूल्हा भाई के 3 मकान किराए पे, जूस की दुकान और ये बंगला। अब जब इन सब चीज़ों का बंटवारा होगा तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों के हिस्से में क्या आएगा। इस तरह तो उसके हिस्से में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। उसकी एक बेटी तो भाग चुकी है और दूसरी का भी कोई पता नहीं, कभी भी भाग जाएगी। फिर मौका देख के उस बुढ़िया को जहर दे दो। जिंदगी भर दुखी सहे, पहले अब्बू का इंतकाल, फिर माली मसाइल, मगर कभी कोई शिकायत नहीं की। हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया, सब्र किया। और मुझे तो ऐसा लगता है अकबर के आप मेरे सब्र का नतीजा है। सारा, मुझे अंदाजा है तुम किस दुख से गुजर रही हो। सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। मुझे तुम्हारी ही जैसी बाहया लड़की चाहिए थी। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी एक मीटिंग है। गुड बाय। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़ी खुश नजर आ रही हो, किससे बात कर रही थी? अकबर से बात कर रही थी अम्मी। मुझे मालूम है तुम अकबर से बात कर रही थी। आपको पता है अम्मी, अकबर कह रहे थे कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेंगे। अम्मी, आपको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा? मैं समझ सकती हूँ,
फौजिया आप ही की वजह से आपको बहुत सदमा पहुंचा है ना। किस्मत से कौन लड़ सकता है? जो लिखा था वो हो गया। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी मैं तो हूं ना आपके पास। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कोई छोटी मोटी जॉब देखती हूँ। अरे सब सेट हो जाएगा। अम्मी अम्मी इधर सुने। वो जाहिद है ना, जाहिद जिसने मेरा पोर्टफोलियो किया था। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत व्यूज आए हैं। बहुत अच्छी बात है फिर। अब इधर तो देखे ना। वो कह रहा है कि वो मेरा एक प्रोफेशनल फोटोशूट करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हूँ? कोई मॉडलिंग नहीं हो रही है। आराम से घर में बैठो, शादी होने वाली है और बस इस लड़की को तस्वीर से लगी है। पूरा कमरा देखो। इकरा तुम खैरियत तो है ना? बहुत चक्कर नहीं लगने लगे तुम्हारे ऊपर के? वो बेटा, इकरा को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हाँ, उसको अपनी ऑनलाइन क्लास लेनी है। उसका सेल फोन ख़राब हो गया है, तो तुम ही अपना फ़ोन इसको दे दो। मगर अम्मी। थैंक यू सो मच सारा, तुम बहुत अच्छी हो, सो स्वीट। अच्छा, तुम्हारा इंटरनेट पैकेज तो है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, तुम यहाँ बैठ जाओ ना, यहीं पर ही अपनी क्लास ले लो। हाँ, ठीक है। मैं ना एक्चुअली आंटी डिस्टर्ब ना हूँ, तो आप लोग बाहर चले जाएंगे? घर से बाहर चले जाए। छोके। वैसे सारा, अगर तुम माइंड ना करो तो एक कप चाय पिला सकती है मुझे? हाँ, हम बना के लाते हैं। चलो। थैंक यू आंटी। देखो तो जरा इसका किस किस से चक्कर चल रहा है। इसने उस लड़के का नाम अकबर बताया था ना। व्हाट्सएप चेक करती हूँ। हाँ, ये तो बड़ा हैंडसम है। इसकी और भी पिक्चर्स होंगी गैलरी में। अरे ये क्या, ये तो सारा है, और वो भी स्लीवलेस में इसकी पिक्चर। अच्छा, तो ये है इसकी हकीकत। अब देखो, मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी ना तुमने। अब मैं क्या करती, ये पिक्चर व्हाट्सएप करती हूँ अपने मोबाइल में। अरे नहीं, ऐसे तो पता चल जाएगा। ब्लूटूथ से ट्रांसफर करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? ना अकबर मुझे कोई मैसेज कर रहा है, ना मेरी कोई कॉल रिसीव कर रहा है। 1.5 हफ्ता हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। तू परेशान नहीं हो। बाबर भाई हैं, वो मुझे फ़ोन तो करते थे। उनका बड़ा बेटा है ना हुमायूं, उसके नंबर से। मैं तुझे हुमायूं का नंबर देती हूँ, तो उस पर बात कर ले। अम्मी आप मालूम करें ना। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। हाँ जी, मिठाई लेकर आए थे आप लोगों के लिए। किस चीज़ की मिठाई? अम्मी आ नहीं सकी, वो उनकी तबीयत ख़राब है, तो हम ही आ गए। दरअसल इकरा का रिश्ता हुआ है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। कहाँ की है? इस्लामाबाद की एक फैमिली है, आजकल दुबई में सेटल हुए हैं। लड़का आर्किटेक्ट है और इकरा नाम क्या है उसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर? अच्छा। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी तो बहुत हुई है। बहुत अच्छी तबीयत के मालिक है, ये देखिए, बहुत अच्छे हैं अकबर। हाँ, तुम भी देखो सारा तस्वीर। आंटी, आप अम्मी को मुबारकबाद देने नहीं जाएंगी? चलो मैं आए आप, हम आते हैं, ठीक है? तुम लोग बातें करो। मैं सारा को और पिक्चर्स दिखाती हूँ। यही सोच रही होगी ना तुम, ये सब कैसे हुआ? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मोबाइल से मुझे अकबर का नंबर मिला, और वो स्लीवलेस फोटोशूट्स वाली पिक्चर्स भी। इकरा तुम मजाक कर रही हो ना? मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रही हो, और तुम कह दोगे तुमने वो पिक्चर्स तुमने अकबर को नहीं सेंड की है ना? नहीं सेंड की ना? की है, बिल्कुल की है। उसके तो होश उड़ गए वो तस्वीरें देखकर, जिसे वो नेक परवीन समझ रहा था, असल में तो वो कुछ और ही निकली। फिर मैंने उसे समझाया कि सारा तो है ही ऐसी, उसकी अम्मी ने हमारा घर बर्बाद किया,
बहन ने भाग कर शादी कर ली और अब वो तुम्हें बर्बाद करने की तैयारी कर रही। बेचारा बहुत सदमे में थे। उसके जख्मों पर मरहम क्या लगाया मैंने, वो तो तुम्हें ही भूल गया। तुम एक घटिया इंसान हो इकरा। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन प्लीज तुम अकबर को छोड़ दो। आप इसका कोई फायदा नहीं, उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वैसे मुझे ना बहुत सारे काम हैं, अकबर के साथ बाहर घूमने भी जाना है, तो मैं जा रही। बाय। नहीं इकरा, नहीं। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी सारा तकरीबन 7 दिन से लापता है और उसका फ़ोन भी मुसलसल बन जा रहा है। आपने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? जी हाँ, मैं गई थी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ मेरे कोई सुनने वाला है ही नहीं। कहते हैं कि उसने खुद शादी कर ली होगी, कहीं चली गई होगी। मेरी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। बहुत ही गैर संजीदा रवैया है। पुलिस इस तरह से कैसे कर सकती है? रिपोर्ट दर्ज करना तो उनका फर्ज है। बहरहाल इस मामले को भी हम देख लेते हैं। आप मुझे ज़रा इस पूरे वाक़े की तफसील बताएंगी? आमना साहिबा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं और मेरी बेटियां भी बदकिस्मती अपने साथ लिखवा कर लाई हैं, लेकिन मेरी सौतेली बेटी इकरा ने। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि आपने कितने मसाइब का सामना किया होगा। मुझे बताइए कि ये रिश्ता टूटने के बाद क्या सारा पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले वो सदमे में चली गई, फिर वो सदमा शदीद गुस्से में बदल गया। फिर वो कहती थी कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगी, छोड़ दूँगी इस शहर को। फिर उसने एक दिन मुझे बताया कि इस्लामाबाद में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसको जॉब मिल गई है। 80,000 रुपये तनख्वाह, ट्रैवल फ्री, रहना खाना पीना सब फ्री। अच्छा, 80,000 रुपये? लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था कि आपकी बेटी ने तो सिर्फ इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है। इतनी कम क्वालिफिकेशन पर 80,000 की जॉब उसे कैसे मिल गई? इसी बात पर तो मेरा माथा ठनका था। हमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर की कॉपी भी है, देख लीजिए। मेरा ही नाम लिखा है और शनाख्ती कार्ड नंबर भी। मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है सारा, ना तेरा कोई जॉब का तजुर्बा, ना कोई तेरी इतनी तालीम, इंटर से होता क्या है इस दौर में? अम्मी, वक्त बहुत बदल गया है, बहुत। अब ज़्यादा तालीम और एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, टैलेंट होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी कि आपको मेरी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। मुझे भी ना फौजिया आपी की तरह भाग कर शादी करनी। सारा, मैं सही कह रही हूँ मम्मी, वही बेहतर होता। कितनी अजीब बातें कर रही हो मतलब। माँ से ज़्यादा औलाद की कामयाबियों की खुशी और किसको होगी? मैं तो बस इसलिए डर रही हूँ कि अजनबी शहर, अजनबी लोग। अच्छा तो रुक ना, मैं तेरे मामू से मशवरा करती हूँ, उसके बाद मैं तुझे बताऊँगी। आप ठीक है अम्मी, आपका जो दिल चाहेगा, जिससे मशवरा लेना चाहती हैं आप ले लीजिए, मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरे दिल में खदशात सर उठा रहे थे। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर 12 तारीख को उसने अपना बैग उठाया और निकल गई। मैं उसके पीछे गई उसे रोकने, लेकिन वो टैक्सी बुक करवा चुकी थी। मैंने इस बात को भी किस्मत का लिखा समझकर भूल जाने की कोशिश की। फिर मैंने उसे कॉल की तो उसका फ़ोन बंद था और आज 7 दिन हो गए उसका फ़ोन बंद है, उससे कोई राबिता नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके पास उस एयर टिकट की कॉपी और उस कंपनी ने जो ऑफ़र या अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया था उसकी कॉपी होगी? एयर टिकट का तो पता नहीं, लेकिन
उस कंपनी का लेटर मुझे मिल गया है, वो सारा की दराज में मौजूद था। जब मैंने उस कंपनी से रब्ता किया तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी को उन्होंने कोई जॉब नहीं दी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बहुत अजीब सी बात है ये तो। आप मुझे ज़रा वो अपॉइंटमेंट लेटर व्हाट्सएप करें, मैं खुद बात करती हूँ ऑफिस में। और दूसरा, मैं अपने असिस्टेंट शहरियार को आपकी तरफ भिजवाती हूँ, वो जाकर थाने में कम से कम सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट को दर्ज करवाए। आपकी कंपनी की तरफ से उसको एक ट्रैवल टिकट भेजा गया है और एक ही अपॉइंटमेंट लेटर। और आपकी कंपनी से जब रब्ता किया गया है तो HR डिपार्टमेंट टोटली डिनाई कर रहा है कि हमारी तरफ से तो इस किस्म का कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। आप लोगों को अंदाज़ा है कि अगर आपकी कंपनी ने एक झूठा अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है तो आप लोगों पे ना सिर्फ एक फ्रॉड का केस बनता है, बल्कि इस लड़की की गुमशुदगी में भी आप लोग मुलव्वस लग रहे हैं। आपकी कंपनी और आप काफ़ी मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। मैडम यकीन करें, हमारी कंपनी की जानब से सारा अहमद नामी लड़की को ना तो मुलाजमत दी गई है और ना ही कोई लेटर इशू किया गया है। ये आपकी कंपनी का ओरिजिनल लेटर हेड है, इस पे आपके HR के मैनेजर के दस्तखत हैं, आपकी कंपनी का लोगो इस पर बना हुआ है, एक प्रॉपर लेटर हेड है, एक प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है, कोरियर के तहत आया है ये लेटर। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर आप अभी तक सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताती चलूं कि FIR कट चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस फिर अपने तरीके से आप लोगों से मालूमात निकलवाएगी। मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं ये पता करता हूँ कि आखिर ये गफलत कहाँ पर हुई। देखिए, कोरोना की वजह से सारा काम हम घर पे कर रहे थे और इसी वजह से दफ्तर के सारे मामला धर्म भरमों के रह गए। देखिए डायरेक्टर साहब, आपको अगर अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं हुआ तो संभल जाएं। अपने तौर पर अपने दफ्तर में तफ्तीश करें कि ये लेटर हेड का क्या मामला है, किसने ये अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है, क्या धोखा देकर उस लड़की को वहां बुलाया गया है, एक एयर टिकट भी खरीदी गई थी, उसकी पेमेंट किसने की है। अगर आप लोग अपने तौर पर उस शख्स की निशानदेही नहीं कर सकते जिसने ये पूरा ड्रामा रचाया है, तो फिर पूरी कंपनी को संगीन नताइज भुगतना पड़ेगा। ठीक है मैडम, ठीक है। मैडम, ये तो गफलत की इंतहा है, इतना बड़ा वाकया हो गया। इनको तो उसी वक्त एक्शन में आना चाहिए था जब सारा की वालिदा ने उनसे रब्ता किया था। अभी तक बात को सीरियसली नहीं ले रहे ना। पुलिस की तरफ से फोन जाएगा, पुलिस तफ्तीश करेगी तो फिर इनको पता चलेगा कि हुआ क्या है। और मैडम, अगर डायरेक्टर की बात को सच भी मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा को इस्लामाबाद धोखे से बुलाया गया था। हाँ, ये सारी बातें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारा ने अपनी गुमशुदगी का ड्रामा खुद रचाया हो, क्योंकि जिस तरह से सारा की वालिदा ने बताया कि सारा वो घर छोड़ के जाना चाह रही थी, शहर बदलना चाह रही थी, अपने हालात से बहुत तंग थी। हो सकता है अपनी वालिदा को कन्विंस करने के लिए उसने किसी की मदद लेकर एक झूठा लेटर हेड बनवाया हो। यानी आपका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई? लापता होने वाली सारा अहमद की लाश पुलिस को मिल गई। लाश डिफेंस के खाली प्लाट से बरामद हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की को गला घोट के कत्ल किया गया है। ख्याल रहे कि सारा को इस्लामाबाद की एक निजी कंपनी की जानिब से मुलाजमत की पेशकश हुई थी। वो इस्लामाबाद रवानगी के लिए घर से निकली मगर कभी लौट कर नहीं आई। पुलिस ने सारा की वालिदा की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज करके कंपनी के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी थी। अलबत्ता उसकी लाश कराची से मिलने के बाद इस केस में एक ड्रामाई मोड़ आ गया है। समीना, वो वैसे मैं नमक मांगने आई थी, सुना सारा का कत्ल हो गया तो मैंने कहा उसकी ताज़ियत भी कर लूं। कातिल तो तुम लोग, तुमको मैंने कितनी दफा मना किया है ना कि यहाँ ऊपर मत आया करो। क्या मेरी बदकिस्मती का तमाशा देखने आते हो? तुम लोगों ने कत्ल किया है मेरी बेटी को, तुम लोगों ने खाई है उसकी खुशियाँ। क्या पागल वागल हो गई है? दिमाग सटिया गया है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। पहले तेरी बेटी ने मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वाया, उसकी मंगनी तुड़वा दी, और तू काशिफ धमकियां दी थी ना मेरी बेटी को कि शहर छोड़ दे। वो तो दुनिया ही छोड़ के चली गई। किसने कहा था दुनिया छोड़ दे? पागल हो गई है क्या? जलती है तू मेरे बेटे से। ओ आंटी, बात सुनो, हम यहाँ अफसोस करने आए हैं, समझी तुम? और तुम जूतों समेत आंखों पे चढ़ रही हो। तुम्हारी अगर भगोड़ी बेटी ना मर गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ, और ये भी तो भगोड़ी भाग गई थी, पता नहीं कैसे।
इंस्पेक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सारा की लाश मिलने से चंद घंटे पहले ही उसको कत्ल किया गया। अगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की होती, सारा की वालदा की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती, तो ऐन मुमकिन है कि हम सारा की जान बचा सकते। किस कदर गफलत का मुजाहरा किया गया है पुलिस की। मैडम, एंड में जो पुलिस से गफलत हुई उसकी इंक्वायरी हो रही है। हमारी कोशिश है कि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और मकतूलों को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी तफ्तीश के मुताबिक 12 अगस्त की दोपहर कराची इस्लामाबाद जनरली निजी परवाज से सारा अहमद के नाम की सीट बुक कराई गई और टिकट इस्लामाबाद से खरीदा गया था। टिकट किसने खरीदा था? पेमेंट किस तरह से की गई थी? किसी क्रेडिट कार्ड पर? क्या डिटेल्स है? मैडम, टिकट एक लोकल एजेंट के थ्रू कैश पर खरीदा गया। उस एजेंट ने SOPs को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से बायर की शनाख्त करना बड़ी मुश्किल है। टिकट भले किसी ने खरीदा हो, लेकिन सारा 12 अगस्त को फ्लाइट से नहीं गई। सारा अगर उस फ्लाइट से इस्लामाबाद नहीं गई तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसने अपनी गुमशुदगी का ड्रामा खुद रचाया था? इसके सेलफोन रिकॉर्ड से क्या पता चल रहा है हमें? मैडम, फ़ोन लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कराएं, लेकिन उसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। हाँ, SMS की ट्रांसक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर दिया। SMS भी आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर राब्ता तो या व्हाट्सएप पर होता है या फेसबुक मैसेंजर पर चैट्स चल रही होती है। इसकी ज़रा फेसबुक ID मालूम करो क्या थी, हो सकता है उसमें से कोई डिटेल्स मिल जाए। मैडम, मुझे तो इसके सुतीले बहन भाई पे शक है। उन्होंने पहले रिश्ता ख़त्म कराया, फिर नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ दी, फिर तो इनकी शमूलियत नज़र आती है। और फिर लाश कराची से मिली, इससे इन पर शक मज़ीद बढ़ जाता है। हो सकता है, लेकिन फिर भी कत्ल और सारा की गुमशुदगी के मुहर्रिकात बड़े डिफरेंट हैं। अपनी गुमशुदगी का अगर उसने ड्रामा खुद रचाया है तो उसके भी हमें बहुत से एविडेंस मिल रहे हैं। एक वो फेक अपॉइंटमेंट लेटर, एक इंटर पास लड़की, उसको 80,000 रुपये की जॉब मिल गई है। वो ऑफिस वाले कह रहे हैं कि हमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं भिजवाई। एक ट्रैवल टिकट आती है, उस पर उसने ट्रैवल नहीं किया। टैक्सी उसने बुक कराई हुई है, कहाँ गई अगर वो एयरपोर्ट नहीं जा रही थी? तो बहुत से सवालिया निशान हैं कि ये अपनी मर्जी से खुद कहीं और गई है और घर वालों को इसने गुमराह किया है। सेकेंडली, उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाएं, उससे पूछगछ करें कि उसने सारा को कहाँ ड्रॉप किया था। और दूसरा, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ज़रा इससे भी अब आप ऑफिशियली बात करके देखें। आखिरकार उनका एक लेटर हेड इस्तेमाल हुआ है, उस पर एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है। किसने वो अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर भेजा था उस लेटर हेड पर? हो सकता है वही वो शख्स हो जिसने एयर ट्रैवल टिकट से वो टिकट भी खरीदी है। आप ठीक कह रही हैं। इस लड़की को आपने पिक किया था? जी सर, मैंने इस लड़की को पिक किया था नॉर्थ कराची से। थोड़ी परेशान लग रही थी वो। बुकिंग एयरपोर्ट की थी, कुछ एयरपोर्ट से पहले वो उतर गई। क्यों? कोई खास वजह? सर, यकीन से तो नहीं कह सकता। किसी से कॉल पे बात कर रही थी वो, और सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से बात नहीं हुई। जब बात हुई तो वो उतर गई। अच्छा, आपने उसको फ़ोन पे बात करते हुए नोट किया था जब वो किसी से गाड़ी में फ़ोन पे बात कर रही थी? तो किसी का नाम लिया उसने? जी सर, वो नाम तो ले रही थी। मुल्जिम कितना भी चालाक क्यों ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आ जाए। अब इस इंसान ने भी कितनी चालाकी का मुजाहरा किया, कितनी एहतियात की कि सारा के सेलफोन रिकॉर्ड में उसका फ़ोन नंबर ना आए। एयर टिकट खरीदते वक्त भी अपनी शनाख्त छुपा के रखी, लेकिन उसके बावजूद जब उसने ऑफिस का लेटर हेड इशू करवाना था तो वहाँ पर उसे अपना सेलफोन नंबर छोड़ना पड़ा, उसी से पकड़ा गया। हाँ मैडम, आपकी रहनुमाई और कंपनी के डायरेक्टर के ताउन से हम उस एडमिन ऑफिसर तक पहुँच गए जिसने वो जाली लेटर मुल्जिम को बना कर दिया। जिस नंबर से मुल्जिम ने उस एडमिन ऑफिसर से रब्ता किया था, वो नंबर 12 अगस्त से 20 अगस्त तक वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव रहा। सारा अपने हालात से परेशान थी और मुल्जिम ने उसकी इन्हीं परेशानियों का फ़ायदा उठाया। जब वो उस पर एतबार करने लगी और उस पर डिपेंडेंट हो गई और मुल्जिम को लगा होगा कि शायद अब सारा आसानी से उसकी जान ना छोड़े, तो उसने उसकी जान ही ले ली। ये इंसान है किधर इस वक्त? मुल्जिम के फोन से पता चल रहा है कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में। हम इस्लामाबाद पुलिस से राब्ते में, बहुत जल्द मुल्जिम गिरफ्तार हो जाएगा। सब कुछ सच सच बोल 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 के गूंगा बना बैठा रहेगा। बोल। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर, मत मारो सर। अकबर की बातों ने
सारा के लिए मेरे ज़हन में मनफी छवि बना दी। इसीलिए जब उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने उसे अपने हमदर्दी के जाल में फंसा दिया। मैं एक डील के लिए इस्लामाबाद जा रहा था तो सोचा सारा को भी बुला लूँ, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैंने एक जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी का जॉब ऑफर लेटर बनाया और सारा को टिकट करा के वहाँ बुला लिया। अबे जब तूने इस्लामाबाद बुलाया था, टिकट भी खरीदा था, फिर ये अचानक प्रोग्राम कैसे कैंसिल हुआ? क्योंकि अकबर अचानक बिना खबर दिए वहाँ आ गया था। ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था सर। अकबर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसके जहन में कोरोना का डर बिठा दिया और खुद मैं कराची आ गया। यहाँ हमने एक फ्लैट लिया और सर 10 दिन तक सारा को मैंने उसी फ्लैट में रखा, लेकिन सारा को जल्द इदराक हो गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। बड़े धोखेबाज इंसान हो तुम। तुम्हारे सारे शादी के वादे, प्यार के वादे, सबका सब झूठा था। तुमने फकत मेरी मजबूरियों का फायदा उठाया है हुमायूं। अब तुम्हें समझ आ ही गई ना, ऐसा ही है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, प्यार तो मैं सिर्फ अपनी बीवी और खुद से करता हूँ। कल जा रहा हूँ मैं इस्लामाबाद, तुम भी एक काम करो, सामान लो और घर चली जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? किस मुंह से जाऊंगी अपने घर? तुमने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो हुमायूं। सबसे पहले मैं जाऊंगी तुम्हारी बीवी के पास और उसको बताऊंगी तुम्हारी तमाम तर सच्चाई, और उसके बाद जाऊंगी पुलिस के पास। पुलिस के पास जाएगी? हाँ। मेरी बीवी को बताएगी तू? अरे तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तो जाएगी ना तू। मैं कत्ल के बाद लाश का क्या किया ये बता। सर लाश को मैंने सर बैग में डाल के सर एक वीराने में फेंक दिया। इसका चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश करो कल। जी बेहतर है सर। वकला के दलाइल और गवाहान के बयान सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारा अहमद का कत्ल हुमायूं ने किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम हुमायूं को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।